Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज फेज 1 और फेज 2 का। आपका ये बेसिकली टेस्ट नंबर 3 है, सबको पता होगा ही। जिन्हें नहीं पता है तो आप जाके, अगर आपने सारी की सारी चीज़ें रिवाइज करी हैं गोल्डन बुक में, जो आपको चीज़ें बताई गई थी, उनका डेली टारगेट फॉलो किया हुआ है, तो आपने आई होप अभी तक रिवाइज कर लिया होगा। नहीं तो मैं पिछले एक हफ्ते से गा रहा हूँ कि भाई आपका टेस्ट नंबर 3 लेने वाला हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो आपने इसको रिवाइज करके रखा होगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपके 2 टेस्ट ले रखे हैं। आपका उनमें अगर स्कोर अच्छा नहीं था तो आपके पास मौका है कि आप अपने आप को इस बार के टेस्ट में प्रूव करें। और इस बार मुझे अच्छे नंबर चाहिए, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से चिल्ला रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने आपको जो एप्लीकेशन है उस पर अच्छा खासी खरी खोटी सुनाई भी थी, है ना। अगर वो खरी खोटी सुनने के बाद भी आपके अंदर जोश नहीं जाग रहा है तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। एग्जामिनेशन आई गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, रिवाइज करवा दिया, सब कुछ कह दिया कि ये कर लो वो कर लो। और एफसीआई ग्रेड 2 में भी कैटेगरी 2 का जो बेसिकली अभी पेपर हुआ था उसमें भी बता दिया कि आपको गोल्डन बुक से क्या कुछ चीज़ें आई हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन गोल्डन बुक से देखने को मिले हैं। अगर आप फिजिक्स को देखो तो उसमें क्यूएनए मॉड्यूल से ही सीधे के सीधे क्वेश्चंस आ गए हैं। और हिस्ट्री का जो फेज़ 3 वाला मॉड्यूल है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। फेज़ 1 में जो आपका पीलियोलिथिक वाला टाइम पीरियड है वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। फिर ऐसे ही अगर आप ज्योग्राफी को देखो तो ज्योग्राफी में मिनरल्स वाला पार्ट हो गया, सॉइल वाला पार्ट हो गया, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आए थे। एंड आपका इकोनॉमिक्स से जो है वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, तो इकोनॉमिक्स लेकिन पढ़ लो, ठीक है। फॉर द सेफ साइड आपको थोड़ी चीज़ें तो दी हैं, उसमें उतना तो पढ़ के जाना ही जाना है ना। एंड पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इन्होंने सिलेबस में भी पॉलिटी नहीं दी थी, तो पॉलिटी के लिए टेंशन मत लो, वो क्वेश्चन भी नहीं आ रहा उससे, है ना। उन्होंने सिलेबस में भी नहीं दिया था। कई बच्चे पूछ रहे थे सर क्या ये आ सकता है, तो नहीं आ सकता, बिकॉज कैटेगरी 2 में एक भी दिन हमें पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी जानकारियां हैं। आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं जनरल साइंस में उनको जरूर कंप्लीट, जो भी दिया है ना यार उतना कंप्लीट कर लो, अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, ठीक है। ये कहानी हो गई। इसके अलावा गोल्डन बुक में अगर आपको नहीं पता है गोल्डन बुक क्या है कैसे क्या है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई गोल्डन बुक में क्या कुछ कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। गोल्डन बुक से आपको अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप गोल्डन बुक को डाउनलोड नहीं कर सकते, और जो भी कहानी है यार देख लेना, ठीक है। फिर से जो है अब इसे अगर मैं रिपीट करूंगा तो यही करता रह जाऊंगा, ठीक है। एक बार देखना डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक पड़ी है वो देख लेना, आपके सारे डाउट जो है दूर हो जाएंगे। गोल्डन बुक को कैसे लेना है, क्या लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसका ऐप का लिंक भी है ना। तो उसको देख जरूर लेना, और लेने से पहले अगर आप ले रहे हो। ऑलराइट, तो अब आते हैं आगे। और गोल्डन बुक का प्राइसिंग हमने बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल रखा हुआ है, तो उसे आप आराम से ले भी सकते हो। देखो, अब टेस्ट नंबर 3 की बात करते हैं। रूल्स आपको पता ही होंगे। देखो रूल्स क्या है, जिन्होंने पहले से देख रखा है तो उनको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो एक बार सुन लो, बाकी के लोग स्किप करके आगे जाओ। रूल्स ये है कि आपको इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उनका आंसर आपको पहले खुद से कमेंट करना है, मतलब अपने आप में, और फिर उसको लिख के रखना है कि मेरा एक पहला करेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया, तीसरा करेक्ट हो गया, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके खुद से आंसर देना है, मेरा आंसर नहीं देखना है, ठीक। दूसरी बात, जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाएगा आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, 27 क्वेश्चन हुए या 30 क्वेश्चन हुए, तो उसमें से आपने कितने करेक्ट किए वो बताना कि भैया हमने इतने करेक्ट क्वेश्चन दिए, और कितने रॉन्ग किए वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे कि मुझे पता चले कि आपका कैसा क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। ये कहानी हो गई। दूसरी, अगर आप चीटिंग करोगे तो आपको माता रानी पाप देगी, आप अपने पाप के खुद ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। इसलिए चीटिंग वगैरह करने का प्रयास ना करें। दूसरी चीज क्या है अब, हाँ ये आपको करना ही है, और ठीक है, कि आपको अपने करेक्ट और रॉन्ग तो मुझे एनी हाउ लिख के बताने ही हैं, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं फिर टेस्ट को। पहला वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, विच सॉइल कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के सबसे बड़े हिस्से में जो सॉइल है वो कौन सी पाई जाती है। सबसे इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, जो एलुवियल सॉइल होती है ना ये सबसे ज्यादा पार्ट में पाई जाती है। अराउंड 40% पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, ठीक। इतनी सी कहानी क्लियर है। अच्छा एलुवियल सॉइल, लेकिन फिर वो क्वेश्चन ही कवर हो जाएगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये टेस्ट लेने का पर्पज़ ये भी है कि मैं आपको एक तरीके से जो भी कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ मॉड्यूल्स हैं, उनका रिवीजन भी साथ के साथ हो जाए, है ना। तो इसको सीरियसली लिया करिए। अब देखो बहुत मेहनत लगती है और इसको प्रिपेयर करने में। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, ओल्ड एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम, यानी कि जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है या फिर आप उसको एलुवियम भी बोलते हो, पता है ना, उसमें लिखा है ना आपकी बुक में कि एलुवियम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना कि एलुवियम क्या होता है, जब सैंड के पार्टिकल्स
प्लस आपका जो सिल्ट के पार्टिकल्स हैं, प्लस जो आपके क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, इन तीनों को मिलाकर के बनता है आपका एलुवियम। आई गेस मैंने ये वाला पॉइंट भी डाला हुआ है, एक बार देख लेना, आपकी बुक में दिया होगा ये। इसके बाद में ओल्ड एलुवियल सॉइल को आप कौन से नाम से जानते हो? खादर, भांगर, लेटराइट या फिर नोटा। नोटा इज व्हाट? नन ऑफ द एबव। ठीक है, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओल्ड एलुवियम होता है भांगर। ठीक है, भांगर सीमेंट ऐसा सुना है ना, तो ऐसे याद रखना कि भांगर क्या होता है? पुराना होता है, पुराना एंड मजबूत। तो भांगर क्या हो गया? ओल्ड एलुवियल सॉइल हो गई। खादर क्या होता है? खादर होती है आपकी जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। बेसिकली एलुवियल सॉइल को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, एक को बोल दिया ओल्ड एलुवियल, एक को बोल दिया न्यू एलुवियल। न्यू एलुवियल को हमने खादर नाम से बुलाना स्टार्ट कर दिया, भांगर के नाम से हमने ओल्ड को बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक, कहानी क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप? चलो भैया बताओ, डेक्कन ट्रैप में कौन सी वाली सॉइल जो है पाई जाती है? रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर खादर? खादर क्या होता है? खादर होता है अपना ओल्ड एलुवियम। ठीक है, तो बताओ भाई, आपका डेक्कन ट्रैप में हमें कौन सी जो है सॉइल देखने को मिलती है? मेरा पेन ही गिर गया, वेट अ सेकेंड। आंसर करो आप लोग पॉज करके। तो सबसे पहले तो कहानी आपको ये क्लियर होनी चाहिए, डेक्कन ट्रैप का एरिया कौन सा होता है? जो आपका महाराष्ट्र का एरिया हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र क्या कर दिया ये, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न एरिया हो गया, थोड़ा सा गुजरात का एरिया हो गया, तो इसको बोला जाता है आपका डेक्कन ट्रैप। इसमें हमें देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल हमें मतलब मेजरली अगर हम देखते हैं ना ये डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में, तो हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। दूसरी बात, ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल, बिकॉज कॉटन जो है सबसे ज़्यादा फेवरेबल खेती मानी जाती है ब्लैक सॉइल में। तो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉल्ड रेगूर? अब रेगूर के नाम से हम कौन सी सॉइल को जानते हैं? ओल्ड एलुवियम तो भैया क्या होता है बताओ? भांगर होता है। न्यू एलुवियम तो खादर होता है। ब्लैक सॉइल तो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। रेड सॉइल तो क्या होती है? बताओ इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं और रेगूर के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कैन होल्ड मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन? अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर थोड़ा सा पेपर आपका हार्ड वगैरह बनता है तो ये एनसीईआरटी में एक अच्छा खासी पॉइंट दे रखा है कि कौन सी सॉइल जो है मॉइस्चर को एक सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए बांध के रखती है, यानी कि पकड़ के रखती है। अगर आप उसमें एक बार पानी डालोगे ना सारी की सारी इन चारों सॉइल में, तो कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें मॉइस्चर काफ़ी देर तक रहेगी? रेड में, ब्लैक में, एल्यूवियल में या फिर लेटेराइट में? बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगूर। ठीक है, रेगूर कौन सी होती है आपकी सॉइल? और रेगूर सॉइल के नाम से हम किसको जानते हैं? ब्लैक सॉइल को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी आपका बी हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज हाई परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन इट? अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आप अपने लॉजिक से भी आंसर दे सकते हो कि सबसे ज्यादा आयरन की परसेंटेज किस में होगी? ब्लैक सॉइल में होगी क्या? देखो, आयरन का जो बेसिकली कलर होता है ना वो रेडिश होता है। तो रेडिश कलर, आप अगर आयरन को आप किसी भी आप अगर Fe को किसी सॉल्यूशन में भी देखते हो ना, तो रेडिश कलर हमें मिलता है देखने को। वैसे भी आयरन थोड़ा सा रेडिश रेडिश होता है। तो बताओ किसमें हो सकता है? लेटराइट सॉइल जो होता है इसका कलर भी हल्का सा रेड होता है। ठीक है, ये भी हल्का हल्का, यानी कि जैसे रेड सॉइल होगी तो पूरी लाल है, लेटराइट सॉइल थोड़ी सी कम लाल होती है। यानी कि आयरन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसमें होगा? रेड सॉइल में होगा। और लेटराइट सॉइल में भी आयरन होता है, बट थोड़ा कम कम क्वांटिटी में होता है एज कम्पेयर टू रेड सॉइल। ठीक है, क्लियर? तो कुछ चीज़ों को ना अपने लॉजिक से भी आप याद रख सकते हो। खैर, कहानी अब कहाँ पे आ गई है? अच्छा जी, रिच इन ह्यूमस। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ चुका है। रिच इन ह्यूमस, पुअर इन ह्यूमस, दोनों ही क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा चलो, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? लेटराइट, रेड, माउंटेन या फिर डेजर्ट? ह्यूमस में सबसे ज्यादा जो रिच सॉइल होती है ना वो होती है अपनी माउंटेन सॉइल, याद रखिएगा। और जो पुअर होती है ह्यूमस में वो होती है रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल में हमें आयरन वगैरह जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि जो ह्यूमस होती है, ह्यूमस हमें रेड में कम देखने को मिलती है। अगर हम यही माउंटेन सॉइल के ऊपर चले ना तो इसमें आयरन बहुत कम होता है, जबकि ह्यूमस बहुत ज्यादा होती है इन माउंटेन सॉइल। तो हम एक तरीके से ना रेड सॉइल का वाइस वर्सा बोलते हैं माउंटेन सॉइल को इन कंपैरिजन टू इंग्रेडिएंट्स, यानी कि बेसिकली इसके अंदर जो चीजें मिली हुई हैं, मिनरल्स हमें देखने को जो मिलते हैं। कहानी क्लियर हो रही है ना? तो इनको आप ऐसे याद रखिएगा। और इसमें आपका पोटाश, फास्फोरस और लाइम भी होता है। अगर हम देखो रेड सॉइल में क्या होता है, बेसिकली पोटाश होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, लाइम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं और यही चीज़ आपका माउंटेन सॉइल में कम होती है। जबकि अगर हम दूसरी वाली बात करें तो क्या आ जाता है अपने पास में यहाँ? ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या हो गया? माउंटेन में ज़्यादा
और जो अपना रेड सॉइल होता है इसमें कम। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th वाला भी क्लियर हो गया इसके साथ। ये क्या है, ये शीशम होगा। ठीक है, शीशम जो होता है, शीशम का पेड़, ये किस तरीके के फॉरेस्ट में पाया जाता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, या फिर आपका ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, या फिर अल्पाइन फॉरेस्ट? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, मुझसे एक टेलीग्राम में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो इसमें रेनफॉल है ना उसमें कुछ गैप है। जैसे कि अगर हम देखते हैं थॉर्नी में 80 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल आपने बताई है, और जो फिर डेसिडुअस में रेनफॉल स्टार्ट होती है वो 100 से 200 है, और आपने बोला है कि जो एवरग्रीन है उसमें 250 से है। तो ये गैप क्यों है? तो बच्चों ये गैप जो है आपका जैसे 100 से 80 के बीच में है, तो यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि 90 सेंटीमीटर की बारिश कहाँ होती है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि थॉर्नी फॉरेस्ट है, तो थॉर्नी फॉरेस्ट में आपका कभी कभी 90 सेंटीमीटर की बारिश भी हो जाती है, जबकि यूजुअली जो देखा जाता है वो 80 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी 90 सेंटीमीटर की भी हो जाती है। तो ये बीच का ना एक 20 सेंटीमीटर बहुत कम होता है अगर आप रेनफॉल की बात करो, तो 20 सेंटीमीटर का, 20 से लेके 30 सेंटीमीटर तक का गैप जो है वो दिया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। एक बार क्वेश्चन आया था सीजीएल में, बहुत पहले, वो भी 14 में आया था, तो उसमें भी ये चीज़ थी कि उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था कि 220 सेंटीमीटर की रेनफॉल कौन से फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, और उसका राइट आंसर इन्होंने डेसिडुअस दे दिया। जबकि इसका बच्चों ने फिर क्लेम करा कि सर ये तो 200 तक का, 220 तक का जो है वो तो एवरग्रीन में जाना चाहिए, 200 के ऊपर है। तो फिर बाद में ये क्लेम करके क्वेश्चन को ही खारिज करना पड़ गया, बिकॉज यूजुअली जो है आपका एवरग्रीन में 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। कभी कभी बहुत ही रेयर चांसेस में ये 240 230 तक हो जाती है, जबकि कभी कभी डेसिडुअस में भी ये 230 तक 220 तक पहुंच जाता है। तो ये जो बीच का थोड़ा सा गैप होता है ना, इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना कि रेनफॉल का क्या है। ठीक है, अब इससे याद भी हो गया होगा डेसिडुअस फॉरेस्ट में रेनफॉल कितनी होती है, ये होती है आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर यूजुअली, और अगर हम एवरग्रीन की बात करें 250 सेंटीमीटर से ऊपर ही होती है, और अगर हम थॉर्नी की बात करें तो ये आपका 80 सेंटीमीटर तक होती है। अच्छा, 80 सेंटीमीटर कितने से लेके ऑब्जर्व किया गया है? तो 25 से लेके 80 सेंटीमीटर तक की थॉर्नी फॉरेस्ट में हमें बारिश जो है रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, ये कहानी थोड़ी सी अपने माइंड में रख लेना, बिकॉज कभी कभार ये पूछ लेते हैं। बाकी अब ये रेनफॉल वाले क्वेश्चन पूछने कम कर दिए हैं, बिकॉज इन पे क्लेमिंग करने लगे थे बच्चे। तो अगर क्वेश्चन आएगा भी ना तो फिर वो हायर रेंज में आएगा, जैसे कि पूछेगा 260 कितनी होती है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि 75 कहाँ होती है, या फिर आपसे 50 पूछ लेगा, 50 सेंटीमीटर की कौन से टाइप के फॉरेस्ट में होती है। ठीक है, ये कहानी है। अच्छा, शीशम की बात करें तो शीशम के जो पेड़ हैं वो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। और वहीं अगर हम रोजवुड की बात करते हैं ना, तो रोजवुड क्या है? रोजवुड, रोजवुड आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस में भी पाया जाता है, एवरग्रीन में भी पाया जाता है। ठीक है, अब वही बात है, क्योंकि रेनफॉल के फेवरेबल जो कंडीशंस होती है ना रोजवुड की, वो बाउंड्री लाइन पे होती है, लाइक वो 200 की लमसम होती है, तो 200 की लमसम डेसिडुअस में भी बारिश हो जाती है, एवरग्रीन में भी हो जाती है। इसलिए ये कुछ कुछ आपके ट्रीज होते हैं जो कि दोनों टाइप के फॉरेस्ट में कॉमन है, जैसे कि आपका रोजवुड हो गया। ठीक है, तो आई गेस आपको अब जो है दिमाग में चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर होने लग गई होंगी फॉरेस्ट से रिलेटेड। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच टाइप ऑफ, अब देखो यही क्वेश्चन आ गया, 265 कहाँ पे होगा भाई, बता दो फटाफट से। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में होगा, है ना। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में अलग से पॉइंटर भी दे रखा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उनमें किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, एवरग्रीन, या फिर आपका ये क्या है, थॉर्नी होगा। ठीक है, थॉर्नी या फिर आपका मैंग्रोव, किस टाइप के जो है फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। तो किस टाइप के फॉरेस्ट आपके हमें देखने को मिलते हैं, बताइए फटाक से। तो अंडमान निकोबार में हमें देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। अच्छा, आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको अब एक्स्ट्रा भी याद होगा, तो आप मुझे वो चीज़ें कमेंट में भी बता सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि जो आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो किस रीजन में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे इसका राइट आंसर। ठीक है, कि किन रीजन्स में जो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, यार। और कौन से ईयर में आपका ये वाला जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का ये बना था? ये इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, बहुत इजी चीज़ है और ये आपको पता होनी ही चाहिए। इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना एग्जाम में कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बताइए इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, कमेंट करके ही बताना है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा देखो,
ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि सुंदरी ट्री को हमें किस टाइप के फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। इसका आंसर मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये किसका सही हुआ। सुंदरी ट्री ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पाया जाता है, डेसिडुअस में, टाइडल में, स्वैम्प में, मैंग्रोव में, या एल्पाइन में, या फिर थॉर्नी में। किस टाइप के फॉरेस्ट में हमें ये सुंदरी ट्री देखने को मिलता है। आई होप आपने राइट आंसर दे दिया होगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा टाइडल। स्वैम्प भी होगा, मैंग्रोव भी होगा, बिकॉज ये जो तीनों फॉरेस्ट है ना एक के ही नाम है। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनको जाना जाता है टाइडल के नाम से, और टाइडल फॉरेस्ट को ही जाना जाता है स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपका जो इसका सबसे मेजर ट्री है ना इन फॉरेस्ट का, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट का, इनको बोला जाता है सुंदरी ट्री। और इसका एक और नाम है लिटोरल, ठीक है, लिटोरल फॉरेस्ट। ये भी किसका नाम है? आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट का ही दूसरा नाम है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो मैंने एक में ही इसको कवर कर दिया है। याद रखिएगा, बाकी आपने सारी की सारी चीज़ें तो पढ़ी ली होंगी बुक से। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ गोल्ड? गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्वायर कौन सा स्टेट है? बिहार है, कर्नाटक है, जम्मू है, या ओडिशा है? तो अगर आपने केजीएफ मूवी देखी होगी तो आपको पता भी होगा केजीएफ कहाँ पे आपका जो केजीएफ माइंस उसमें दिखाई गई थी वो कौन से स्टेट में थी इंडिया के? कर्नाटका में थी, ठीक है। तो कर्नाटका में जो है आपका सबसे ज़्यादा बड़ा रिजर्वायर हमें गोल्ड का देखने को मिलता है, ठीक। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल? चलो कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, कोल, या आपका पेट्रोलियम? विच विल बी योर आंसर? अच्छा, आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना उन्होंने मारा होगा तुक्का, और आपका तुक्का इनमें से कोई भी आपने ऑप्शन लिया होगा वो गलत हुआ होगा, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे ही आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। नॉन मेटेलिक का मतलब क्या है, किस जिसमें भी आपका एक हमें मेटल देखने को ना मिले। अब लाइमस्टोन का आपको मैंने केमिस्ट्री की बुक में जो केमिस्ट्री का मॉड्यूल है उसमें लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत पूछा जाता है। लाइमस्टोन होता है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। एंड क्या पूछ रहा था, नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक तो आपके ये पांचों के पांचों ही हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल में आपका लाइमस्टोन भी आता है, माइका, जिप्सम, कोल और पेट्रोलियम, पांचों आते हैं, ठीक है। अब अगर हम माइका की बात करें तो माइका में होते हैं सिलिकेट्स, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन आएगा तो नहीं है आपका, इतना 8th या 10th तक ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है माइका वाली। सिलिकेट्स होते हैं इसमें, याद रखिएगा वैसे। अच्छा, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। जिप्सम का भी बताओ और पीओपी का भी केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत ईजी है। कोल तो पता ही है सभी को, पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नॉन मेटालिक मिनरल आपके ये पांचों के पांचों होते हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपका ज्योग्राफी का थोड़ा सा मैंने सेक्शन कवर कर लिया। अब आपसे मैं कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। अगले वाले टेस्ट में मैं आपको फिर से बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं अब सरप्राइज टेस्ट लूंगा, ठीक है। उसमें आप सारा रिवाइज करके रखो, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं डेली टारगेट्स में जितना दिया हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो है प्रिपेयर करके रखनी है। अब भैया पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ब्रिटिश प्लांट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ। बहुत ही ईजी है यार, लल्लू सा है ये, आई गेस आप सबने बता दिया होगा। हुगली इज योर राइट आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन विच ईयर वाज द फर्स्ट प्लांट मेड इन इंडिया? तो पहला जो ब्रिटिश प्लांट था वो इंडिया में कब बनाया गया, ठीक है, बिल्ट इन इंडिया होगा, नॉट मेड इन इंडिया। तो इन्होंने सबसे पहले अपना एक प्लांट बनाया था जहाँ पे ये बेसिकली क्या करते थे, प्लांट में, प्लांट क्या होता है वैसे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, लेकिन इन्होंने एक वेयर हाउस टाइप का बनाया था, वेयर हाउस टाइप का। आपका ईयर था 1651, राइट, हाँ 1651 था। और वेयर हाउस बनाया इन्होंने हुगली नदी के किनारे, और वहाँ पे क्या था, जो भी सामान ढो के ले जाना या लाना होता था वहाँ पे रेस्ट वगैरह करते थे, अपना वेयर हाउस था, सामान स्टोर करके रखते थे। लेकिन फिर क्या किया इन्होंने, 1696 में जो है इसके आसपास फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि फोर्टिफिकेशन सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? तो 1696 में किया था, इसी प्लांट के आसपास। जैसे कि ये प्लांट है, इन्होंने यहाँ पे अपने किले बनाने स्टार्ट कर दिया। भैया किले बना रहे हो दैट मीन्स तुम्हारा इंटेंशन तो कुछ और है, लेकिन लोग उस टाइम पे समझ नहीं पाए। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो है आपका, उसमें जो इंग्लिश फोर्सेस थी, इंग्लिश आर्मी की फोर्सेस, वो किसके लीडरशिप में लड़ी? अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, दे भी रखा है आपको ई बुक में। तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जितनी जानकारी है कमेंट कर दो भैया, इस तरफ कौन था उस तरफ कौन था, जो भी आपको आता है। और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी, इन दोनों के बारे में कमेंट तो आपको करना ही है। अब देखो प्लासी में क्या हुआ था, एक तरफ तो थी आपकी जो सिराजुद्दौला वगैरह हैं उनकी फोर्सेस, और दूसरी तरफ थी आपका ये क्या बोलते हैं इसको,
रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर पूरी की पूरी इंग्लिश फोर्सेस थी और यहाँ पे 1757 में ये हरा देता है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। इसके तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है। बैटल ऑफ बक्सर कौन से ईयर में हुआ, कमेंट करो किस किस के बीच में हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ सलबाई रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में भी अच्छा खासी दे रखा है। ट्रीटी ऑफ सलबाई कौन से ईयर में हुई, तो भैया ट्रीटी ऑफ सलबाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किन किन के बीच में हुई। तो ये हुई थी मराठास एंड ब्रिटिश एम्पायर के बीच में, यानी कि बेसिकली जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो सॉरी, तो आपका जो क्या बोल रहा था, ट्रीटी ऑफ सलबाई है वो होता है मराठास के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। कौन से ईयर में हुई, तो ये आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। ये हुई थी 1782 में, जब होता है पहला मराठा एंग्लो वॉर, ठीक है। कब हुआ, 1782 इज योर राइट आंसर। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सेकंड वाला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ, तो सेकंड वाला हुआ था 1803 में, 2 साल चला था ये। और अगर मैं पूछता हूँ कि आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ, तो ये हुआ था 1817 से लेकर के 1819 तक। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मराठास बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और मराठा एम्पायर धीमे धीमे यहाँ से पूरा डिक्लाइन हो जाता है। तो 3 युद्ध हुए मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में। सबसे पहला हुआ था 80s में, फिर आपका वो 1780s में, फिर 1803-05 तक चला, 1817 से 19 तक चला दूसरा वाला, सॉरी थर्ड वाला, ठीक है। 3 ही वॉर होते हैं मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉलिसी ऑफ सुप्रीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी अलग से दे रखा है आपको। मैंने अपनी जो गोल्डन बुक का 3rd मॉड्यूल है हिस्ट्री का, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है कि पॉलिसी ऑफ सुप्रीमेसी क्या थी और ये किसके अंडर लॉन्च हुई। तो ये तो आई गेस आपको पता ही होगा, रॉबर्ट क्लाइव है, माउंटबेटन है, हेस्टिंग्स है, या क्या इसका होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा हेस्टिंग्स, ठीक है। हेस्टिंग्स ने क्या किया था, पॉलिसी ऑफ सुप्रीमेसी लॉन्च करी थी। अच्छा, अगर मैं हेस्टिंग्स पूछता हूँ कब से कब तक ये गवर्नर जनरल रहा, तो 1813 से लेके 1823, 10 साल तक जो है ये गवर्नर जनरल रहा था। एंड इसी के टाइम पे आपको पता होगा जो एनेक्सेशन ऑफ पंजाब है, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ये भी जो है 18, एक सेकेंड, आई गेस मैंने आपको अगला क्वेश्चन यही दे रखा है, अभी नहीं बताऊंगा, चलो छोड़ो। ये आपको पता होना चाहिए, हेस्टिंग्स आपका 10 साल तक गवर्नर जनरल रहता है। अब अगला क्वेश्चन है कि पंजाब वॉज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस इन द ईयर। पंजाब को कौन से साल में जो है ब्रिटिश फोर्सेस ने अपना इसको एनेक्स कर लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1849, ठीक है, याद रखिएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो सबको पता ही होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर आपका कोई रियल सन नहीं है, यानी कि कोई राजा रानी है, उनका कोई वंशज नहीं है, अगर वंशज बोले तो आप उसे गोद नहीं ले सकते, आपका एक्चुअल कोई बेटा होना चाहिए, बेटी भी नहीं, ठीक है, बेटा होना चाहिए, तब तो आपका राज्य आपके हाथ में रहेगा, नहीं तो आपको उसे ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको लॉन्च किसने किया था, ठीक है, जैसे कि सुप्रीमेसी वाले को तो हेस्टिंग्स ने किया था, तो ये जो आपका लैप्स था, इसको कौन से आपके कौन से गवर्नर जनरल ने इसको लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। आई गेस आपने आंसर भी कर दिया होगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, आई गेस मैंने दिए होंगे। तो इन विच ईयर वॉज झांसी, झांसी जो थी आपकी, ये एनेक्स किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से ईयर में। यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बहुत आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर करके आते हैं, कई लोग ना इसका आंसर 1857 करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि झांसी का एनेक्सेशन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किया गया था 1854 में। फिर 1857 पे तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने वापस से आक्रमण किया था अपनी झांसी को वापस लेने के लिए। आप बात समझ में आ रही है ना, तो ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इससे सबसे पहले इन्होंने कौन से स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ले लिया था, तो 1848 में लिया था सतारा के एम्पायर को। ये सबसे पहली ऐसी टेरिटरी थी जिसको इन्होंने कह दिया कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, आपका स्टेट तो ब्रिटिश रूल के अंदर जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट एट इलाहाबाद। ये सारी चीज़ें आपको बुक में दे रखी हैं, जैसे आपने रिवाइज अगर नहीं किया है ना, तब आप ये आंसर गलत कर रहे हो, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल ठीक नहीं है जो लोग आंसर गलत कर रहे हो, ठीक है। आप रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, 3-3 मॉड्यूल दिए हैं यार हिस्ट्री के, वो भी रिवाइज नहीं किए अभी तक। हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट एट इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो 1857 रिवॉल्ट हुआ, उसके लीडर कौन थे, तो ये तो सबको याद ही होगा, सारे मैंने आपको दे रखे हैं। झांसी का कौन था, इलाहाबाद का कौन था, ये लियाकत खान थे। और अगर हम खान बहादुर खान की बात करें तो ये कहाँ के थे, ये थे अपने बरेली के, है ना, बरेली,
बरेली के कौन थे भाई? खान बहादुर खान। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि लखनऊ के कौन थी, तो लखनऊ की थी बेगम हजरत महल। कौन थी भाई? बेगम हजरत महल। और रानी लक्ष्मीबाई तो आपको पता ही है, झांसी की थी। और नाना साहेब ये कहाँ के थे? तो ये कर रहे थे कानपुर का नेतृत्व। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द बकरवाल्स वर द ट्राइब्स। ये ट्राइब्स की स्पेलिंग किसने गलत लिख दी भाई? ट्राइब्स बिलोंगिंग टू विच रीजन। तो बकरवाल्स कौन से रीजन से बिलोंग करते थे, ये भी आपको दे रखा है बहुत अच्छे से कि भैया बकरवाल्स थे कश्मीर के। ये जो है गोट्स को पाला करते थे। और ये एनसीईआरटी में गिवन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा पक्का अगर इन्होंने पेपर को टफ बनाने का सोच लिया आपके एग्जामिनर ने। हाँ, अब अच्छा आपको ये चारों ही एक बार में रिवाइज करा देता हूँ। बट यार नहीं कराऊंगा, आप ही कमेंट करके बताओ ना ये आपने रिवाइज किया होगा कि पंजाब में, पंजाब हिल्स में कौन से ट्राइब्स पाए जाते थे, आंध्र प्रदेश में कौन से ट्राइब्स पाए जाते थे, और कुल्लू में कौन से वाले ट्राइब्स जो है पाए जाते थे। बताइए कमेंट करके, बताया हुआ है ये सारी की सारी चीज़ें। अगला वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये 20, ये आई गेस लास्ट ही क्वेश्चन है ना, 27। हाँ ठीक है, 27 का आंसर दो, फिर मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे मज़ा आने लगा है पूछ पूछ के। ऑन विच डेट वॉज मंगल पांडे हैंग्ड। ये तो आई गेस सबको पता होना चाहिए कि मंगल पांडे जी को यहाँ पे फांसी की सज़ा कब दी गई? 1857 में, जिससे कि आपका 1857 का हमें रिवॉल्ट देखने को मिला जिसका रिजल्ट था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अप्रैल में, हाँ 8 अप्रैल 1857 को जो है इनको हैंग किया गया। और फिर 9 मई 1857 को, यानी कि इसके एक महीने बाद क्या किया गया, अराउंड 10,000 सैनिकों को और यहाँ पे फांसी की सज़ा दे दी गई। फिर धीमे धीमे जो है पूरी आग लग चुकी थी ये 1857 का, फिर ये रिवॉल्ट हुआ। ठीक, ये कहानी है। अब एक दो क्वेश्चन और देखो, मुझे 28th वाला बताइए, क्या बताओगे? चलो ये बताओ कि महलवाड़ी सिस्टम जो था, महलवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन किसने किया था? वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ठीक है, मैं इसका आंसर ही नहीं दे रहा। ठीक है, अगले वाले टेस्ट में, अगले वाली क्लास में बताऊंगा, जिन्हें नहीं पता है। बाकी आप पढ़ो अगर नहीं आपको आता अभी तक। ठीक है, सारी चीज़ें बताइए। और ये भी बताओ ये इंट्रोड्यूस किसने किया था और कौन से ईयर में किया था। ठीक है, एंड बिरसा मुंडा कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे? ठीक है, बिरसा मुंडा जी जो हैं ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे? और आप मुझे ये भी बताइए कि डिकूज कौन थे? ठीक है, डिकूज किसको बोला जाता था, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है कि डिकूज किसको बोलते थे। ठीक है, ये आपका 30th क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन हो गए, मन नहीं मान रहा, एक दो और पूछूंगा। ठीक है, हिस्ट्री के फेज 2 से पूछता हूँ। जो महोदयापुरम था, देखो महोदयापुरम, महोदयापुरम, इसको स्टैब्लिश या फाउंड किसने किया था? ठीक है, वॉज फाउंडेड बाई, वॉज फाउंडेड बाई, मतलब किस किंगडम ने जो है इसको फाउंड किया था? 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, चेरा किंगडम, चोला किंगडम, या फिर आपका चेला, चोरा, पांड्या। ठीक है, पांड्या हो गया, और नोटा ले लो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या पूछ लूं यार, ये बताइए कि कुछ टेक्स्ट हमें मिले हैं, ये एनसीईआरटी में ये सीधा सीधा गिवन है। ठीक है, इसको याद रखना। हमें कुछ टेक्स्ट मिले हैं जिनको लीला, लीला तिलकम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो लीला तिलकम टेक्स्ट है ना, इसे एक लैंग्वेज में लिखा गया है जिसे बोला गया कि ये मणि प्रवलम है। ठीक है, इस लैंग्वेज का नाम था मणि प्रवलम, प्रवलम। तो ये जो मणि प्रवलम लैंग्वेज है, इसमें आज के टाइम पे जो नोन लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी 2 लैंग्वेज का नाम है इसके अंदर? पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, तेलुगु प्लस तमिल है। तेलुगु प्लस तमिल को मणि प्रवलम बोला गया, या फिर तमिल प्लस संस्कृत को बोला गया। थर्ड ऑप्शन देता हूँ आपको मैं, मलयालम प्लस संस्कृत को दिया गया, मलयालम प्लस संस्कृत को दिया गया। फोर्थ तमिल प्लस मलयालम, तमिल प्लस मलयालम, या फिफ्थ एक और ले लो, तेलुगु प्लस मलयालम। ठीक है, तेलुगु प्लस मलयालम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, अगर टफ से टफ क्वेश्चन आपका बनाया गया तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको सीधी दे रखी हैं, और इसके मैंने सीधे के सीधे पॉइंट आपको दिए हैं आपकी जो भी गोल्डन बुक है। ठीक है,
कितने क्वेश्चन हो गए? 31 ही हुए। चलो ठीक है, आज 31 ही क्वेश्चंस रखते हैं। फिर कभी आपका एक आध दिन और टेस्ट लूँगा। मुझे बताना ज़रूर आपके कितने क्या मार्क्स आए हैं कमेंट करके, कितने आपने राइट किए, कितने रॉन्ग किए। एंड इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप सारी चीज़ें पढ़ रहे होगे, अच्छे से रिवाइज़ कर रहे हो। अच्छा, रीजनिंग और मैथ्स पर भी अच्छा खासी टाइम दो अपना। रीजनिंग में प्रैक्टिस अच्छी खासी करके जाओ, सारे के सारे टॉपिक्स करके जाना और प्रैक्टिस करके जाओ अच्छी, ठीक है? मैथ्स में भी आपको प्रैक्टिस करनी है बिकॉज़ 1-2 क्वेश्चन जो है आपके कैलकुलेटिव आ सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टिल हो सकता है कि मैथ में आपको 2-3 मिल जाए, रीजनिंग में भी 2-3 मिल जाए, तो ये रेशियो तो हमेशा ही रहता है, ठीक है? तो परेशान मत होना, अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो आपको गोल्डन बुक में दिया है वो रिवाइज कर लो। जीके, रीजनिंग, मैथ्स उतने में हो गया। इंग्लिश तो आपको, इंग्लिश भी आपको थोड़ी सी रीडिंग वगैरह ठीक ठाक करके जानी है और जो बेसिक वोकैब वगैरह होती है, ग्रामर होती है, वो रिवाइज कर लो। ठीक ठाक आपके इसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा, है ना? यानी कि आपको पहले प्रीलिम्स को निकालना ही है। और एक बात याद रखो, गोल्डन बुक में आप जो भी पढ़ रहे हो ना, वो फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 की भी तैयारी हो रही है, तो उसको आप सीरियसली रिवाइज़ करिए, ठीक है? बस इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।